वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई की बड़ी छापेमारी, मुल्क के 169 मुकामात पर मारे जा रहे हैं छापे। बैंक घोटाला मामले में हो रही है छापेमारी। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मारे जा रहे छापे। केरल, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी में भी छापेमारी इस वक्त जारी। आपको एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीबीआई की बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी है। मुल्क के 169 मुकामात पर छापेमारी जारी है। बैंक घोटाला मामले में हो रही है छापेमारी। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मारे जा रहे हैं छापे। केरल, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी में भी जारी है छापेमारी। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीबीआई की छापेमारी जारी है। मुल्क के 169 मुकामात पर छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त जारी है। बैंक घोटाला मामले में ये छापेमारी हो रही है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में छापेमारी का सिलसिला जारी है। केरल, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर सीबीआई इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सीबीआई की छापेमारी जारी है। मुल्क के 169 मुकामात पर एक साथ सीबीआई की जानिब से छापामारी की जा रही है। बैंक घोटाला मामले में हो रही है ये छापेमारी। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। बताया जा रहा है कि 169 मुकामात पर इस वक्त एक साथ सीबीआई ने छापेमारी की है। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई की छापेमारी इस वक्त जारी है। मुल्क के कई जगहों पर 169 मुकामात पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। बैंक घोटाला मामले में ये छापेमारी हो रही है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी का सिलसिला जारी है। आपको एक बार फिर बता दें कि मुल्क के 169 मुकामात पर सीबीआई छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बैंक घोटाला मामले की जाँच के सिलसिले में ये छापेमारी हो रही है। दिल्ली में फजाई आलूदगी के संगीन सूरत-ए-हाल पर एनजीटी ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की। एनजीटी ने दिल्ली हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि ऐसा हर साल होता है। इस मसले से निपटने के लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं की जाती? फजाई आलूदगी से निपटने के लिए तैयारी अक्टूबर के बजाय अगस्त के महीने से शुरू क्यों नहीं की जाती? एनजीटी ने आलूदगी के हवाले से बेदारी लाने के लिए मैकेनिज्म भी वज़् करने को कहा, जिस पर दिल्ली हुकूमत ने कहा कि वो इस ताल्लुक से काम कर रही है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, संगीन रुख इख्तियार करती जा रही है। एनजीटी ने दिल्ली हुकूमत के इस ताल्लुक से सरजनिश की है। एनजीटी ने दिल्ली हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि हर साल जब ऐसा होता है तो इससे निपटने के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं करती सरकार? फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए तैयारी जो अक्टूबर में की जाती है उससे 1-2 महीने पहले अगस्त से ही क्यों नहीं शुरू किया जाता? एनजीटी ने आलूदगी के हवाले से बेदारी लाने के लिए मैकेनिज्म भी वज़् करने को कहा है। दिल्ली हुकूमत ने जवाब में कहा है कि वो उस ताल्लुक से काम कर रही है। आपको एक बार फिर बता दें कि दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करती जा रही है। दिल्ली और उसके अतराफ में फ़ज़ाई आलूदगी में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के बाद इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। एनजीटी ने दिल्ली हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि ऐसा हर साल जब होता है तो इस मसले के हल के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती? फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए अगस्त में तैयारी क्यों नहीं की जाती? अगर अक्टूबर में इस तरह का हर साल मामला पेश आता है तो 1-2 महीने पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की जाती? एनजीटी ने आलूदगी के हवाले से बेदारी लाने के लिए मैकेनिज्म भी वज़् करने को कहा है दिल्ली सरकार से। सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुशील, एनजीटी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को वार्न किया है, क्या कुछ कहा है एनजीटी ने? जी देखिए, एनजीटी फिलहाल काफी नाराज रहा दिल्ली सरकार से। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का उनका मौलिक अधिकार है और हमें और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको स्वच्छ हवा मुहैया कराएं। उन्होंने ये कहा कि हमारी आंखों के सामने दिल्ली में कूड़ा जलाया जाता है और लोग आपके आदेश को नहीं मानते हैं। यानी कि आप जो तमाम तैयारी की बात करते हैं वो तैयारी केवल धरी की धरी रह गई है, जमीनी हकीकत पर नजारा देखने को नहीं मिलता है।
एनजीटी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपका प्रयास होते हुए दिखे और ऐसे में आपको काम करना पड़ेगा। एनजीटी ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। एनजीटी ने ये कहा है कि दिल्ली सरकार अगर कूड़े पर लगाम लगाना चाहती है तो वो एक ड्रोन का सहायता ले सकती है, जिससे ये पता चल सके कि कहां पर कूड़ा जलाया जाता है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी ने यह आश्वस्त किया है कि वो अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एनजीटी फिलहाल दिल्ली सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं दिखा। एनजीटी ने तमाम जो दलीलें दिल्ली सरकार की तरफ से सुनी, सीपीसीबी की तरफ से सुनी, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सुनी, उनसे फिलहाल नाखुश रहा। उन्होंने कहा कि प्रयास की तैयारी हमें लोगों को जागरूक करने की होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम, दूरदर्शन पर कोई ऐसा क्लिप या किसी भी प्रकार का कोई पेंटिंग कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जिससे लोग जागरूक हो और ये समझें कि अगर प्रदूषण बढ़ता है तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे और उससे इफेक्ट क्या होगा। तो ये तमाम चीजें फिलहाल अपने सजेशन में एनजीटी ने कहा है। हालांकि दिल्ली सरकार, बिल्कुल सुशील, एक चीज और जानना चाहेंगे। एनजीटी ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार एक मैकेनिज्म तैयार करे और हुकूमत ने यह भी कहा है, दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो इस ताल्लुक से काम कर रहे हैं, इस मामले में काम कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने किस तरह की दलीलें दी, किस तरह के काम करे जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके? जी देखिए, दिल्ली सरकार ने कहा कि हम एक प्लान बना रहे हैं। हालांकि उस प्लान को लेकर उन्होंने कुछ डिटेल नहीं बताया, लेकिन किस तरह का प्लान बना रहे हैं उस पर एनजीटी नाराज हुआ। एनजीटी ने कहा कि अगर आप कोई मैकेनिज्म बनाए और उस मैकेनिज्म में वो काम होते हुए दिखे तो हम इस मामले पर कह सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा है कि हमने कूड़ा जलाने पर रोकने के लिए 300 लोगों की टीम बनाई है जो दिन रात काम करती है। तमाम जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। कृत्रिम वर्षा की भी तैयारी की जा रही है। समय समय पर डस्टिंग और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको लेकर भी हम एक बड़ा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सीपीसीबी ने आज कोर्ट में ये कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक बड़ा रीजन है दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ने से बढ़ावा देने को लेकर। तो उस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। हालांकि एनजीटी ने तमाम पक्षकारों को तो सुना, लेकिन डिटेल ऑर्डर वो फिलहाल बाद में देगा। लेकिन जो तमाम चीजें लबोलुआब निकल के आई वो यही आई कि तमाम जो तैयारियां हैं आजम वो कागजों पर होती दिख रही हैं, वो जमीनी हकीकत पर नहीं दिख रही है। इस पर एनजीटी नाराज हुआ। एनजीटी ने जो टिप्पणी की वो अपने आप में एक बड़ी टिप्पणी है आजम। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से बाहर निकल रहा था, उसी समय मैंने देखा कि कूड़ा कोई जला रहा है। अगर आपने 300 लोगों की टीम बनाई है तो वो काम किस तरह कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि दिल्ली सरकार एनजीटी को संतुष्ट तो नहीं कर पाई, लेकिन एनजीटी ने अपने कुछ सुझाव दिए हैं। अगर दिल्ली सरकार उस सुझाव पर काम करती है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण पर थोड़ा सा हमें रोकथाम देखने को मिलेगा। लेकिन एनजीटी ने कहा कि एनजीटी ने दिल्ली सरकार से ये कहा कि आप मौसम को धन्यवाद कहिए, नहीं तो नजारा कुछ और होता। यानी कि ये साफ था कि एनजीटी पूरा मन बना के बैठा हुआ था कि दिल्ली सरकार के उन तमाम दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को आज देखेगा और ये पूछेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में वकीलों और पुलिस एहलकारों के दरमियान जंग सर्द नहीं हुई है। एक तरफ जहां वकीलों का एहतजाज जारी है, वहीं आज दिल्ली पुलिस के जवानों ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे पुलिस जवानों का कहना है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। इन्होंने कहा कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और कमिश्नर तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में वकीलों और पुलिस के दरमियान हुई झड़प के बाद मुल्क के कई दीगर हिस्सों से पुलिस और वकीलों के दरमियान नोकझोंक की खबरें मौसूल हुई हैं। इक्वलिटी है कि जब लॉ है, कानून है, सबके लिए बराबर है, लेकिन सिर्फ जो कानून को रखवाले हैं, कानून का ही काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कानून नहीं है। हम इसके लिए, जस्टिस के लिए बिल्कुल यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण अपनी मांगे, अपनी जो बात है वो सिर्फ हमारे सीनियर्स तक और जो जनता है सभी के सामने रखने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। मैं इन लोगों के हक के लिए आई हूँ और लगभग अपने लिए भी आई हूँ। जब हमें लगता है हम अपने हस्बैंड को घर से निकाल रहे हैं, अगर वही सेफ नहीं है, उन्हीं को आम लोग जिनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भेजा जा रहा है, वही जब पीटे जा रहे हैं तो क्या सेफ्टी है? क्यों निकाले हम? किस लिए उन्हें भर्ती किया गया है? पिटवाने के लिए क्या? हमारा इस टाइम पे मोरल बहुत डाउन है। जो बाकी हमारे साथियों के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हम सिर्फ इस टाइम इक्वल जस्टिस चाहते हैं। हमारी तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं है। दिस इज साइलेंट मूवमेंट, दैट्स इट। तो आपको क्या लग रहा है जो पिछले दिनों में हुआ है, गलत हुआ है, एक तरफा हुआ है, क्या लग रहा है? ये हमारे ऑफिसर्स को और कोर्ट को देखना होगा कि हमें इक्वल जस्टिस मिले।
इस वक्त मैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय के ठीक बाहर हूँ, जहाँ पर हजारों के तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस धरना प्रदर्शन में अब बाकायदा आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, आप दिल्ली पुलिस से टकराओगे, पहले देश से टकराना होगा। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपके ऊपर पीछे में कुछ टैटूज जो हैं बाकायदा वो देखेंगे। पुलवामा, कारगिल, वंदे मातरम, ये तमाम जो बड़े बड़े जो हमले हुए हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। और जो शहीद हुए हैं, शहीदों का नाम ये अपने पीठ पर है, ये इन्होंने गुदवाया है। तो एक तरह समझा जा सकता है शहीदों का नाम इनके पीठ पे गुदवाया हुआ है। और ये देशभक्ति और बाकायदा जिस तरह से पुलिस वाले पे जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार हमले हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय हिंदुस्तानी। अब विजय, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, राह चलते उन पुलिस कर्मियों को जलील किया जा रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है, इसमें क्या कहना? हम इस समय दिल्ली में खड़े हैं और मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, या ये हमारे भाई आतंकवादी नहीं है, ये देश के रखवाले हैं और देश के रखवाले ही देश की सुरक्षा करते हैं। क्या आप वकीलों के साथ में खड़े हो? अरे उन असामाजिक तत्वों के साथ में खड़े हो जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं इस समय। आप अपने शरीर पे शहीदों का नाम लिखवाए हुए हैं, गुदवाए हुए हैं। ये भी तो हमारे देश के समान है, ये भी इनके अंदर राष्ट्रभक्ति है। इससे ज्यादा राष्ट्रभक्ति किसके अंदर हो सकती है? जो होली, दिवाली, ईद को छोड़कर देश की सुरक्षा, देश की राजधानी की सुरक्षा करते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। क्या हमें उनकी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या उनको बार बार पिटाई करके आप क्या कहना चाहते हो? निश्चित तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पे आए हुए हैं और पोस्टर्स अपने हाथ में रखे हुए हैं, वी आर इंडियन पुलिस। और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा पुलिस कर्मियों के साथ में मारपीट किया जा रहा है, सरेआम उनको जलील किया जा रहा है, तो उसी के विरोध प्रदर्शन में बाकायदा यहाँ पर जाते जाते मार रहे हैं। कोई भी किसी हेलमेट फेंक के मार रहा है, कोई गुट मार रहा है, कोई हमारे पक्ष में बोलने वाला आपको एक आदमी भी नहीं मिला। बड़ा उस वक्त में बड़ा अजीब सा सिचुएशन होता है कि जब ऐसा कभी देखा ही नहीं। 38 साल की नौकरी में कभी ऐसा नहीं देखा कि हम पिटते रहे, हमारे साथी बोल भी नहीं पाए। घर में बड़ा दुख है। घर में जाके छोटे छोटे बच्चे जब घर में पूछते हैं, हमारे पोता पूछता है, बाबा ये पुलिस क्यों पिट रही है? हम क्या कहें उस बच्चों को, उन पोतों को क्या कहें? हमारी जो पोती पूछती है, पापा ये पुलिस क्यों पिट रही है? इसने क्या दोष किया है पुलिस वाले ने कि ये बेटे वकील है, गुंडे हैं? क्या पुलिस वालों से भी ज्यादा ये बदमाशी दिखाते हैं? ये तो गुंडों से भी फालतू है। लेकिन हम क्या करें? हम बड़े बच्चों को कहते हैं बेटे ये नौकरी ऐसी है, 38 साल नौकरी कर ली, लेकिन इसमें हमें इतना बड़ा दुख है कि हमारे पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं। पब्लिक बोलती है कि ये पुलिस पिट रही है, देखो क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी हमारे साथ नहीं। हमने इतने चक्कू खाए हैं, अपने शरीर पे चक्कू खाए हैं बदमाशों को पकड़ने के लिए, जेब तराशों को पकड़ने के लिए, लेकिन हम अपनी जान पे हथेली पे खेल के इनको बचाते हैं। और ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबकी सुरक्षा हम करते हैं। इनके लिए कोई भी, हम अपनी जान पे गोली खाते हैं और किसी भी तरह से कैसे भी हो, अपने भूखे रह के भी, प्यासे भी, लेकिन फिर भी ड्यूटी करते हैं। रात की ड्यूटी करके आए हैं, अब दिन में यहाँ आए हैं। ये दर्द है, ये दर्द है उस दिल्ली पुलिस के जवान का, जो ये दर्द तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनका ये दर्द है, जो ये बकायदा बता रहे हैं कि वो दिल्ली की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, लेकिन सरेआम अगर उनको जलील किया जाए, सरेआम अगर उनको मारा जाए, तो कहीं न कहीं ये दर्द आंखों से भी छलकता है और इनकी जुबान से भी। वीडियो जर्नलिस्ट वैभव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई की बड़ी छापेमारी हुई है। मुल्क के 169 मुकामात पर छापेमारी जारी है। बैंक घोटाला मामले में हो रही है ये छापेमारी। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और यूपी में छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई आज की है। 169 मुकामात पर छापेमारी जारी है। इस पूरे मामले पर बात करने के सीधे रुख करेंगे दिल्ली का जहां तमाम नुमाइंदे शंकर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। शंकर, सीबीआई की इतनी बड़ी छापेमारी, 169 जगहों पर छापेमारी जारी है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे देखिए बड़ा मामला है और इसी मामले में अभी पिछले कुछ दिनों पहले लगातार कई कंप्लेंट जो है सीबीआई को मिले थे और सीबीआई इस मामले में तफ्तीश करने के बाद 32 एफआईआर को रजिस्टर्ड किया गया
और उसी 32 FIR के आधार पर जब आज इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है, 169 लोकेशंस पे बाकायदा छापेमारी की जा रही है। और इस मामले में जो CBI को जानकारी मिली थी कि तकरीबन 7,000 करोड़ से ज़्यादा का फर्जीवाड़ा मामला है। हालांकि ये जो बैंक फ्रॉड का जो मामला है, अभी शुरुआती तौर पे 7,000 करोड़ की जानकारी मिली है। आने वाले वक्त में हो सकता है इस जो इसका अमाउंट है उसमें और काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है, इसकी रकम जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस लिहाजा इसी मामले को ध्यान में रखते हुए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दादर नगर हवेली, इन तमाम लोकेशंस पे छापेमारी की जा रही है। तकरीबन 169 स्थान पर छापेमारी समझा जा सकता है कि अभी शुरुआती तौर पे 169 स्थान है, लेकिन जो उसमें जो लोकेशंस हैं उसमें और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई और भी जो लोकेशंस में इजाफा होगा और इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि एक जो इस बैंक फ्रॉड से जुड़े हुए मामले की अगर बात करें तो 32 FIR रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो उस समझा जा सकता है कि एक FIR में कई ऐसे आरोपी हैं जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक ये छापेमारी चलेगी और छापेमारी के दौरान में अभी तक जो कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज का कई महत्वपूर्ण जो लोगों से जुड़े हुए जो फ्रॉड से संबंधित जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की गई है। और इस मामले में आने वाले वक्त में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव है। जी। और इन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो CBI की टीम आज सुबह में 7 बजे ही एकजुट हुई थी और उसके बाद अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी शुरू कर दी है। जी चलिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्याज ने एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, प्याज ने एक बार फिर लोगों को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। मुल्क के कई हिस्सों में 80 रुपए से ऊपर फरोख्त हो रहा है प्याज। हालांकि हुकूमत ने लोगों को राहत देने के लिए कई जगह स्टॉल लगाया है, पर यह सबके दस्तरस में नहीं है। लोगों का कहना है कि पहले अनाज की कीमतों में इजाफा होता था, अब तो आलू, टमाटर और प्याज भी खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। जब से ये बरसात का खत्म हुआ उसके बाद से स्टार्ट हो गया, मतलब इतना तो कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे ऐसा पहले तो दाल चावल होता था, अब तो सब्जियों में भी यही हाल हो गया। अब हम लोग कैसे रहें समझे में नहीं आता है। सब्जी में जो स्वाद आता है टमाटर प्याज में, वो बताइए वही को आप महंगा करते चले जा रहे होगा। आलू भी धीरे धीरे उस हिसाब से पहुँचती जा रही है। बताइए गरीब लोग खाएं क्या, वो करें क्या। महंगा होने का कारण है कि प्याज जो बरसात हुई आज 10 दिन पहले, उस बरसात की वजह से प्याज जो है ख़राब हो गया। ख़राब होने की वजह से माल कमा रहा है, इसी वजह से जो है प्याज 80 रुपये 70 रुपये किलो बिक रही है। 70 से 80 है। पहले जो है वही 40-50 बिक रहा था। माल जो है ख़राब हो गया, इसी वजह से जो है रेट बढ़ गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। हैदराबाद के तहसीलदार विजय रेड्डी को बचाने के दौरान जख्मी जो शख्स हुआ था उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर गुरुनाथ ने तहसीलदार को बचाने की कोशिश की थी। इस दौरान गुरुनाथ भी शदीद झुलस गया था। अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि गुरुनाथ 80% झुलस गया था। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। तहसीलदार विजय रेड्डी को बचाने के दौरान जख्मी शख्स की मौत हो गई है। हादसे के बाद ड्राइवर गुरुनाथ ने तहसीलदार को बचाने की कोशिश की थी। इस दौरान गुरुनाथ भी शदीद तौर पर झुलस गया था। अपोलो हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी था। गुरुनाथ 80% झुलस चुका था। डॉक्टरों का यह कहना है ड्राइवर गुरुनाथ का ताल्लुक सूर्यपेट से था। एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। तहसीलदार विजय रेड्डी को बचाने के दौरान जख्मी शख्स की मौत हो गई है। हादसे के बाद ड्राइवर गुरुनाथ ने तहसीलदार को बचाने की कोशिश की थी। इस दौरान गुरुनाथ भी शदीद तौर पर झुलस गया था। अपोलो हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी था। डॉक्टरों के मुताबिक गुरुनाथ 80% तक झुलस गया था। ड्राइवर गुरुनाथ का ताल्लुक सूर्यपेट से बताया जाता है। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर शिवसेना और बीजेपी के बीच खींचतान जारी है। संजय राउत ने कहा कि दिल्ली की आलूदगी महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे और महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र का फैसला होगा। आपको बता दें कि कल खबर आ रही थी कि बीजेपी और शिवसेना के बीच रस्साकशी जल्द खत्म हो सकती है और बीजेपी के साथ ही महाराष्ट्र में हुकूमत बनेगी। वादा है कि महाराष्ट्र में इंतखाबात के नताइज आने के बाद से ही बीजेपी शिवसेना के बीच टकराव शुरू हुआ। शिवसेना 50-50 फार्मूले पर अड़ी रही।
का जो प्रदूषण है वो महाराष्ट्र में नहीं आएगा। महाराष्ट्र का निर्णय महाराष्ट्र में होगा। क्या शिवसेना बीजेपी के साथ जा रही है और उद्धव ठाकरे साहब निर्णय करेंगे। आज फिर पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान ने करनी और कस्बा इलाके में निशाना बनाया। पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 40 मिनट तक गोलाबारी हुई। गोलाबारी से इलाके में खौफ का माहौल है। पाकिस्तानी गोलाबारी का हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने पुंछ के कस्बा और किरनी में सीजफायर वायलेशन करके गोलाबारी शुरू किया है, जिससे इलाके के लोग मुतासिर होकर रह गए हैं। लोगों का कहना है कि वो अपने काम काज नहीं कर पाते हैं। आई जाते लोगों का कहना। आपका नाम? मेरा नाम फयाज है। फयाजी, क्या परेशानी हो रही है? गोलाबारी सुबह से चल रही है। तो सर गोलाबारी आज चली है कोई तकरीबन अब ये नहीं है कि भाई कहाँ से हुए हैं, क्या पता है वो किस तरफ से होते हैं। हमें तो इतना पता नहीं चलता कि कहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो अब ये है कि भी गोलाबारी का माहौल तो है ही है। हर वक्त परेशानी के आलम में हर बंदा परेशान है। मतलब दिन में किसी भी वक्त फायर शुरू हो सकता है। हम काम काज में लगे होते हैं, यहाँ हम एम्प्लॉई लोग हैं, कहीं पे मुलाजमत करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो हमें भी परेशानी होती है कि भी हम किसी वक्त जो है टाइम पे नहीं पहुँच पाते। अगर पहुँचते भी हैं तो कहीं बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। तो हमारे बच्चे जो हैं, एक हर स्कूल में 5-5, 600 बच्चा जो है वो इस वक्त स्टडी कर रहा है। तो अचानक फायरिंग का माहौल की वजह से वो जो है उसमें परेशानी हो जाती है। तो लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की गोलाबारी से ना तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं और ना ही लोग अपने काम कर सकते हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, कस्बा पुंछ। कर्नाटक में हजरत टीपू सुल्तान शहीद पर हो रही सियासत पर मुस्लिम लीडरों ने तशवीश का इजहार किया है। साबिक रियासती वजीर रोशन बेग ने कहा कि टीपू सुल्तान की शख्सियत पूरे आलम में मशहूर है, लेकिन इस अजीम शख्सियत पर हो रही सियासत दुरुस्त नहीं। दीगर मुस्लिम लीडरों ने भी मुसलमानों से अपील की है कि 10 नवंबर को ईद मिलादुन्नबी के साथ हजरत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश भी है। पुरअमन तरीके से अदब और एहतराम के साथ इस दिन को मनाएं। सुल्तान हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह की वो पर्सनालिटी जो है सिर्फ कर्नाटक तक महदूद नहीं है, ये सारी दुनिया में, सारे एशिया में उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। आज भी लंदन की म्यूज़ियम में अगर जाओ तो लंदन की म्यूज़ियम में उनका जो कंट्रीब्यूशन के कारनामे उस वहाँ म्यूज़ियम में मौजूद हैं। देखिए, जो भी कर रहे पॉलिटिकली कर रहे हैं। टीपू सुल्तान हजरत उनके काम करके चले गए। टीपू सुल्तान तो नहीं है ना अभी बीच में, फिर भी ये लोग क्यों इतना फिक्र कर रहे हैं मेरा समझ में तो नहीं आता है। और टीपू जयंती है, गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, गवर्नमेंट 2 साल किया, उसको गवर्नमेंट भी कंटिन्यू करना, गवर्नमेंट भी करना उसको। और अमन के साथ हर जगह पे जो देखिए जो लोग टीपू को चाहते हैं, खाली मुसलमान ही नहीं दूसरा लोग भी टीपू को चाह रहा है। ये चंदी लोग हैं जो इनका खिलाफ बात कर रहे हैं, उनका खिलाफ हमें भी खिलाफ है उनका। और टीपू हमारे जो टीपू सुल्तान के ताल्लुक से भी जो है गवर्नमेंट 2 साल की है बस। उससे पहले कौम बहुत ही अमन के साथ और इसके साथ भाईचारगी के साथ ये प्रोग्राम करना है, अपने अपने लेवल पर करना है। किसी को बगैर आजू बाजू वाले को भी कोई तकलीफ हुए बगैर। अयोध्या मामले में जल्द फैसला आने वाला है, ऐसे में समाज के हर गोशे से अमन बनाए रखने की अपील की जा रही है। राम मंदिर मामले में यूपी हुकूमत के मौक़िफ़ के बाद अखाड़ा परिषद के रुख में भी कुछ नरमी देखने को मिली। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने फ़िरक़ावाराना हम आहंगी बनाए रखने की अपील की। इन्होंने कहा कि फैसला किसी के भी हक में है, आवाम को जश्न मनाने और इश्तिआल अंगेजी से दूर रहना चाहिए। हिंदू भाइयों से और सनातन परंपरा के सारे साधु महात्माओं से अपील करता हूं कि आप खुशी मनाइए, लेकिन अति उत्साहित मत होइएगा। दूसरे के धर्म के मानने वाले व्यक्तियों को कोई कष्ट न हो, उन्हें कोई ठेस न पहुंचे, वो हमारे भाई हैं। और अपना एक अच्छा परिचय दें हम लोग कि हमारे पक्ष में फैसला आने के बाद हम लोग खुशी मना करके मिठाई बांट कर लोगों को एक तरह से शुभकामनाएं दें, लेकिन शांत में ध्यान रखें कि किसी प्रकार का कोई भी सौहार्द बिगड़े नहीं, भाईचारा कायम रहे। यही लोगों से अपील करता हूँ। बहर अरब में हवा के कम दबाव की वजह से तूफान महा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा। तूफान के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लिए अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 नवंबर को यह तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के साहिलों से टकरा सकता है। 6 और 7 नवंबर को इन इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को समंदर में न जाने की सलाह दी है।
नजरों को एक बार फिर बता दें कि बहरे अरब में हवा के कम दबाव की वजह से तूफान माहा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तूफान के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव और दादर नगर हवेली के लिए अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 नवंबर को ये तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के साहिलों से टकरा सकता है। 6 और 7 नवंबर को इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों का समुद्र में न जाने की हिदायत की है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार का नाम तब्दील करने का मामला। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने अहकामात वापस लेने का हुक्म दिया। अवार्ड का नाम नहीं तब्दील किया जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार ही रहेगा। अवार्ड का नाम आंध्र प्रदेश हुकूमत ने एजाज का नाम बदलने का ऐलान किया था। YSR विद्या पुरस्कार रखा गया था। नाम कौमी यौम तालीम पर तकसीम किए जाते हैं। अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर होती है तकरीब।